हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में एस.सी. वर्मा की एक्सरसाइज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि चैप्टर से है सेंटर ऑफ मास से। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, मिस्टर वर्मा जिनका वेट दे रखा है, मास दे रखा है बेसिकली 50 केजी, और माथुर साहब है उनका मास दे रखा है 60 केजी, आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट। और वो दोनों एक बोट के एक्सट्रीम्स में है। तो सपोज मैंने बोट को ऐसा एक प्लैंक टाइप का शेप में बना दे रहा हूँ, विजुलाइज करना थोड़ा अच्छा होता है। तो सपोज इस साइड पे मिस्टर वर्मा है, इनका मास है 50 किलोग्राम, इसका इनका मास है 50 केजी। और इस साइड पे है मिस्टर माथुर जिनका मास है 60 किलोग्राम। और ये लोग बोट के एक्सट्रीम्स में है, और जिस बोट की लेंथ है 4 मीटर, और इस बोट का भी मास दे रखा है 40 किलोग्राम का। और ये जो बोट है वो वाटर पे रुकी हुई है, ये वाटर पे रुकी हुई है ये। टू डिस्कस ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम, किसी मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोग बोट के मिडिल पर आते हैं, बोट के सेंटर पे आते हैं। निगलेक्टिंग फ्रिक्शन विद वाटर, बोल रहा है कि भाई बोट और वाटर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 कर दिया। हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब ये लोग ये यहाँ से वर्मा साहब यहाँ से यहाँ और माथुर साहब यहाँ से यहाँ सेंटर पे आएंगे तो बोट किस तरफ मूव करेगी, कितना मूव करेगी और किस तरफ मूव करेगी, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं बोट प्लस मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर को एक सिस्टम कंसीडर कर लूँ, इनको क्या मान लूँ मैं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम मान लिया जाए, तो इस सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इंटरनल फोर्सेस लग रही है। और वो फोर्सेस हैं कौन सी, वो फोर्सेस है फ्रिक्शन की। जब ये चल के आ रहे होंगे, वर्मा साहब पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर पे ये बोर्ड पे फ्रिक्शन पीछे लगा रहे होंगे, और उसी तरीके से माथुर साहब पे भी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा होगा, और ये भी बोर्ड पे फ्रिक्शन लगा रहे होंगे पीछे की ओर। अब बता रहे हैं बोट किधर जाएगी, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं लेना है। आप अच्छा कि जिधर भी चाहिए आप उधर मान सकते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को पहले आगे बढ़ाते हैं। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी, कांस्टेंट। और अगर t इज इक्वल टू जीरो पर, इफ एट t इज इक्वल टू जीरो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो फर्दर भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। किसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, और सिस्टम हमने चूज करके रखा हुआ है। तो सपोज हमने मान लिया कि बोट आगे जा रही है, ये जो भी बोट है आगे जा रही है, आप पीछे भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बोट आगे एक्स लेंथ से गई, एक्स लेंथ से आगे जा रही है। तो अभी मैं क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज जीरो। क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और सिंस टी इज इक्वल टू जीरो पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो हर समय सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इन तीनों को जीरो कर दिया। m1 किसका मास है, वर्मा, मिस्टर वर्मा का मास जो कि दे रखा है 50 किलोग्राम, और इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लॉजिकली बताइए। अगर ये बोट रुकी रही होती तो इनको सेंटर पे आने पे 2 मीटर चलना पड़ रहा है, बस हमने मान लिया कि बोट आगे जा रही है, तो इनको कितना चलना पड़ेगा, 2 प्लस एक्स चलना पड़ेगा। उसी तरीके से m2 माथुर सर का मास है, और ये किस तरफ को चल रहा है ये भी ध्यान देना होता है। तो ये आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ को पॉजिटिव मान करके रखा है। तो ये माथुर साहब तो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो इनका मास हो जाएगा 60, और इनको चलना पड़ेगा कितना, इनको चलना, ये भी इधर जा रहे हैं, ये पॉइंट भी इधर आ रहा है, तो इनको चलना पड़ेगा 2 माइनस एक्स, और ये जा किस तरफ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस m3। m3 हो गया बोट, बोट का मास हमने मान लिया 40 केजी, बोट का मास मान लिया 40 केजी, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने x मान करके रखा है, डेट शुड बी इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आ जाएगा 100 प्लस 50x माइनस 120 प्लस 60x प्लस 40x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा 50x 60x और 40x, 150x माइनस 20
इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/150 मतलब 2/15 मीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में करना होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 200/15, तो ये हो जाएगा 540 और ये हो जाएगा 3, तो 13 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर जो है, 13.3 सेंटीमीटर ऐसा करके ये कुछ बोट जो है आगे की ओर जाएगी। देखिए पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आ गया मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी है वो करेक्ट है। और अगर कोई पूछ ले कि मिस्टर वर्मा कितना चले, तो मिस्टर वर्मा कितना चले, ये चले 2+x मतलब 2+40/3, 2 मीटर प्लस 40/3 मीटर। और सॉरी ये सेंटीमीटर में हो गया, तो अगर मीटर में लिखना चाहते हैं तो 2/15, 2+2/15 मीटर। और मिस्टर माथुर कितना चले, तो ये चले 2-2/15 मीटर। ये चले मिस्टर माथुर, ये चले मिस्टर वर्मा। और बोट कितनी आगे गई, 13 सेंटीमीटर या फिर 2/15 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हमने देखा, हमने सबसे पहले सिस्टम सेलेक्ट किया, फिर देखा कि सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। अगर सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और अगर t इज इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो आगे किसी फर्दर टाइम पे भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहने वाला है। तो भले ही इस ये वर्मा जी का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए, माथुर जी का वर्मा सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए, बोट का सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाए, पर बोट प्लस मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर का सेंटर ऑफ मास वहीं पे रुका रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम इज 0। देन उसके बाद हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।